everyone, hey, I'm back with another video lecture and today we're going to discuss the rotator cuff damage or rotator cuff impingement syndrome. ये shoulder impingement syndrome. It has basically so much names. ठीक है, इसके बहुत ज़्यादा नाम हैं. Like आप ये कह सकते हो कि okay, impingement syndrome है, इसको shoulder impingement syndrome कहते हैं. Rotator cuff damage होता है, rotator cuff impingement कहलाता है, subacromial impingement कहलाता है. It has many names. Okay. अब कॉमन शोल्डर इंजरी आपको पता है मेजरली रोटेटर कफ में हमें पता है चार मसल्स को हम डिस्कस करते हैं. हम उसकी डेप्थ में नहीं जाएंगे, मैं आपको उसे बताती हूँ. सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस माइनर एंड सबस्कैपुलरिस. दीज आर द फोर मसल्स जिसको हम डिस्कस करते हैं रोटेटर कफ में और ये कंबाइन हमारे पास क्या बनाते हैं, रोटेटर कफ. ठीक है. अ कॉमन शोल्डर इंजरी caused by a pressure on the rotator cuff tendons from surrounding bones or soft tissues is basically called as rotator cuff impingement. कोई भी इंजरी, कोई भी प्रेशर जब रोटेटर कफ के टेंडन्स पे पड़ता है और उसके रिजल्ट में मतलब वो कोई भी प्रेशर हो सकता है, कोई सॉफ्ट टिश्यूज डाल सकते हैं, कोई बोन की इंजरी, कोई बोन फ्रैक्चर हुआ है उसकी वजह से हो सकता है, कोई सॉफ्ट टिश्यूज हो सकते हैं. वो जब एट द रिजल्ट शोल्डर के ऊपर कोई ना कोई प्रेशर डालते हैं रोटेटर, स्पेशली रोटेटर कफ के टेंडन्स के ऊपर, तो हमारे पास कौन सी इंजरी होती है, शोल्डर इंजरी, और वो कहलाती है रोटेटर कफ इम्पिंजमेंट. और मोस्ट कॉमनली ज़्यादातर यही कंडीशन देखी जाती है जब हम डिस्कस करते हैं इम्पिंजमेंट्स को. सो इसको हम जैसे हमने पहले कहा सबएक्रोमियल इम्पिंजमेंट भी कहते हैं, शोल्डर इम्पिंजमेंट सिंड्रोम कहते हैं. ये हमारे पास क्या करती है, प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ फंक्शन होता है इसमें और साथ साथ डिसेबिलिटी भी आती है. आपने ये चीज़ याद रखनी है. ठीक है. मेजरली इसके कॉजेज ना, मतलब आप ये समझ लो कि मेजर मैकेनिज्म या कॉजेज जो है ना हमारे पास. ठीक है. ओके, पहले मैं आपको हाईलाइट कर दूँ ताकि हमें पता हो. ओके. इसकी जो कॉजेज है ना मेजरली, ठीक है, इसकी जो कॉजेज और मैकेनिज्म है वो ये है कि ये रिपीटेटिव ओवरहेड मूवमेंट्स की वजह से होता है. ठीक है. जिसमें मेजरली एबडक्शन, फ्लेक्शन या मीडियल रोटेशन इन्वॉल्व होती है. ठीक है. एबडक्शन या फ्लेक्शन और मीडियल रोटेशन कंबाइन इन्वॉल्व होती है. ऐसी ओवरहेड मूवमेंट्स में हमारे पास रोटेटर कफ की इंजरी होती है क्योंकि ये मसल्स जो होते हैं ये मूवमेंट्स ज़्यादा करा रहे हैं. ठीक है. टेंडन्स एंड बर्सास जो होते हैं ना, इसके इर्द गिर्द के सारे पिंज हो जाते हैं, मतलब दैट मीन्स के वो उसके नीचे आके प्रेस हो जाते हैं. ठीक है. पिंस्ड हो जाते हैं बिटवीन द एक्रोमियम प्रोसेस और ह्यूमरल हेड. ठीक है. तो चीज़ें याद रखनी है आपने. टेंडन्स और बर्सा कहाँ पे होते हैं, जहाँ पे एक्रोमियम प्रोसेस और ह्यूमरल हेड है दोनों के बीच के अंदर होते हैं, एक्रोमियम के अंदर और एक्रोमियम और ह्यूमरल हेड के बीच में होते हैं. फिर इसके बाद रिजल्ट क्या होता है, इन्फ्लेमेशन. स्वेयर केसेस में टेंडन रप्चर भी होता है. ठीक है. लेकिन बहुत स्वेयर केसेस में, ठीक है, स्टार्टिंग में आपको इन्फ्लेमेशन ही मिलती है. कॉमन सिम्टम्स ये होते हैं कि हाइपर मोबाइल हो जाता है इंटीरियर कैप्सूल, दैट मीन्स के मोबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी इंटीरियर साइड ऑफ कैप्सूल पे, और पोस्टीरियर कैप्सूल होगा वो हाइपो हो जाएगा क्योंकि हम एक्सेस एक्सटर्नल रोटेशन, और हमारे पास आप ये समझो कि एक्सटर्नल रोटेशन ज़्यादा होगी और लिमिटेड क्या होगी, इंटरनल रोटेशन. आपने ये मैकेनिज्म याद रखने हैं. ठीक है. क्यों होते हैं मेजरली, आपको सिंपल सी बात बताती हूँ कि इंटीरियर साइड ऑफ कैप्सूल्स होती है ना, ठीक है, अब वो एक्सटर्नल रोटेशन को हेल्प आउट कर रहा होता है. ठीक है. अब एक्सटर्नल रोटेशन की एक लिमिट से ज़्यादा होना भी अच्छा नहीं है, जाहिर सी बात है. तो दैट मीन्स कि अगर हाइपर मोबाइल हो जाएगा इंटीरियर कैप्सूल तो एक्सटर्नल रोटेशन ज़्यादा हो जाएगी, और हाइपर मोबाइल हो जाएगा अगर पोस्टीरियर साइड ऑफ कैप्सूल तो इंटरनल रोटेशन रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी. आप ये खुद पे परफॉर्म करके देखोगे ना, क्योंकि हम ये सारी चीज़ें पीछे डिस्कस कर चुके हैं, मूवमेंट्स कैसे परफॉर्म होती हैं, कैसे मूवमेंट्स अटैच थी, तो इसको हम बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते. ठीक है. सिम्टम्स आपको बता रही हूँ कि एंटीरियर साइड अगर कैप्सूल की हमारे पास हाइपर मोबाइल, दैट मीन्स की मोबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी उसकी, तो एक्सटर्नल रोटेशन भी ज़्यादा हो जाएगी. और बैक साइड ऑफ कैप्सूल हाइपर मोबाइल, दैट मीन्स की उसकी मोबिलिटी बहुत कम होगी, तो लिमिटेड हो जाएगी हमारे पास इंटरनल रोटेशन. ठीक है. इसके साथ साथ लिगामेंट्स भी बहुत लूज हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे. ठीक है. पेन और टेंडरनेस हो जाएगी. आपके कहाँ पे दो मेजर एरियाज होते हैं जहाँ पे पेन और टेंडरनेस आ रही होती है, और वो है सुपीरियर और एंटीरियर साइड ऑफ शोल्डर. ठीक है. क्योंकि यही दो एरियाज हैं जो ज़्यादा इफेक्ट हो रहे थे, क्योंकि हाइपर मोबिलिटी तो बैक साइड पे आ रही है ना, हाइपर मोबिलिटी आगे साइड पे आती है, इसलिए पेन और टेंडरनेस यहाँ पे फील होती है. शोल्डर में वीकनेस होगी, और जब पेशेंट इंटरनल रोटेशन या एलिवेशन के साथ इंटरनल रोटेशन करेगा तो पेन बहुत वर्स होगी. ठीक है. दैट मीन्स के हम इस तरीके से इसको पता कर सकते हैं, कैसे, एलिवेशन और इंटरनल रोटेशन करा के. इसके अलावा भी कोई स्पेशल टेस्ट हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे. मैं आपको एक सिंपल से, क्योंकि हम
एज इन बायोमैकेनिक्स हम इतनी डेप्थ में नहीं जाते, तो हम मेजरली चीज़ें डिस्कस करेंगे, स्पेशल टेस्ट हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे जब हम इन नेक्स्ट ईयर्स, ठीक है। सिंपल इज दैट कि आप थेरा में डिस्कस करते हो, आप अलग से भी डिस्कस करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं होती। फिर मोस्ट अफेक्टेड मसल्स जो है ना हमारे पास, ठीक है, मोस्ट अफेक्टेड हम स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं ताकि मैं आपको मेजर चीज़ें हाईलाइट करके बता दूँ कि आपके बुक में से कहाँ से। ओके, मेजरली आपके पास उन्होंने कहा कि मोस्ट क्या है अफेक्टेड, या मोस्ट कॉमनली आप टेंडन जो अफेक्ट होता है वो हमारे पास सुप्रास्पाइनेटस का होता है, ठीक है। किसका होता है? सुप्रास्पाइनेटस का। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि हमारे पास मोस्ट कॉमन जो टेंडन हमारे पास इफेक्ट होता है ना वो सुप्रास्पाइनेटस का होता है, ठीक है, मेजरली। फिर इसके बाद क्योंकि हम इसकी जो ब्लड सप्लाई होती है ना वो इजीली कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, इसलिए ये मोस्ट अफेक्टेड हमारे पास, ये मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व जो होता है, मसल कह सकते हो या आप टेंडन कह सकते हो, दोनों, क्योंकि समटाइम्स मसल्स भी अफेक्ट हो रहे होते हैं, सिर्फ टेंडन इन्वॉल्व नहीं होता, मसल भी, सेल मसल बैलीज भी इन्वॉल्व होती हैं। इसके बाद जैसे मैंने एक्टिविटीज़ आपको बताई थी ना जो हाई रिस्क है, जो इस इम्पिंजमेंट सिंड्रोम को कॉज करती हैं, उनमें कुछ स्पेसिफिक गेम्स हैं, ठीक है, जैसे थ्रोइंग स्पोर्ट्स होगी, जैसे स्पेशली जैवलिन थ्रो होता है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है मेजरली लोगों को पता है कि जैवलिन थ्रो क्या होता है, जैवलिन थ्रो जैसे करते हैं तो बहुत ओवरहेड एक्टिविटी चाहिए होती है, उसमें बहुत ज़्यादा होता है। सेकेंड, टेनिस सर्विंग, जब टेनिस की सर्विंग कर रहे होते हैं ना उस केस में भी हमारे पास ओवरहेड एक्टिविटी के साथ साथ एक्सटर्नल इंटरनल रोटेशन दोनों ही ज़्यादा है, ठीक है। समटाइम्स इंटरनल रोटेशन हो रही है, सम मूवमेंट एक्सटर्नल रोटेशन हो रही है, तो ये अपनी चीज़ याद रखनी है। स्विमिंग ऑफ कोर्स, फ्री स्टाइल हो या बैक स्ट्रोक हो, बटरफ्लाई हो, ये इसीलिए इम्पिंजमेंट सिंड्रोम बहुत कॉमन होता है स्विमर्स में। और बहुत आपने ये चीज़ याद रखनी है कि अगर आपसे पूछा जाए इम्पिंजमेंट सिंड्रोम सबसे ज़्यादा कॉमन किस में होता है तो वो स्विमर्स में होता है। ऑलमोस्ट नहीं, इसीलिए इसको स्विमर शोल्डर्स भी कहा जाता है। कॉम्पिटिटिव स्विमर्स, दैट मीन्स कि जो कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते हैं ना उनमें तो बहुत कॉमन होता है। ऑलमोस्ट 50% ऑफ द कॉम्पिटिटिव स्विमर्स में ना, जो हमारे पास रिसर्चेस कहती हैं उनमें होता है, ठीक है। 50% ऑफ जो कॉम्पिटिटिव या कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते हैं ना स्विमर्स, उनमें स्विमर शोल्डर या इम्पिंजमेंट शोल्डर ज़रूर, शोल्डर इम्पिंजमेंट ज़रूर होती है, ठीक है। सो आपने ये चीज़ बेसिकली याद रखनी है, ठीक है। फिर हमारे पास जैसे गोल्फ प्लेयर्स होते हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा होता है, गोल्फर्स में ड्यू टू डीजेनरेटिव चेंजेस, ठीक है, ऑस्टियोफाइट्स बन जाते हैं, या ड्यू टू सम अदर कंडीशंस जो होते हैं ना एट द एंड हमारे पास इम्पिंजमेंट हो जाती है। इट सेल्फ डायरेक्टली रिलेट नहीं करता बट येस इनडायरेक्टली रिलेट करता है, ठीक है। सो मेजरली हमने सारी चीज़ें डिस्कस की हैं वो यहाँ, ठीक है। ओके, अब इम्पिंजमेंट मैंने कहा जैसे कहा ओल्ड गोल्फर्स में, या गोल्फर प्लेयर्स जो मतलब पुराने प्लेयर्स हो जाते हैं ना, काफ़ी टाइम तक खेल रहे होते हैं, ठीक है, तो उनमें बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। सो मेजरली और ड्यू टू एनी सेकेंडरी कॉज, ठीक है, प्राइमरी कॉज नहीं होती, सेकेंडरी कॉज होती है, जैसे डिजनरेटिव चेंजेस कहते हैं, ऑस्टियोफाइट्स कहते हैं ना, इनकी वजह से हो रहा था। इट्स सेल्फ डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करते गोल्फर प्लेयर्स में, लेकिन जो बहुत टाइम से खेल रहे होते हैं क्योंकि उनमें डिजनरेटिव चेंजेस और ऑस्टियोफाइट्स वगैरह बन जाते हैं तो फिर उस केस में हो जाता है, ठीक है। फिर आ जाता है हमारे पास एनाटॉमिकल रिस्क, ठीक है, हम इसको डाउन करते हैं, हमारे पास ये पैराग्राफ एनाटॉमिकल रिस्क पे, ठीक है। सो हमारे पास जो एनाटॉमिकल रिस्क है ना, ठीक है, एनाटॉमिकल रिस्क या फैक्टर्स वट एवर यू वांट टू से। सो एनाटॉमिकल रिस्क फैक्टर्स बेसिकली ये होते हैं कि एक तो फ्लैट हो जाए या लो इंक्लाइंड एक्रोमियम हो, दैट मीन्स कि बाय बर्थ ही आपका फ्लैट एक्रोमियम प्रोसेस हो उस केस में, ठीक है, क्योंकि हम पीछे पढ़ चुके हैं नेट में तो हम बार बार इस चीज़ को डिस्कस नहीं करेंगे उसकी शेप कैसे है, ठीक है। मेजरली आप ये चीज़ याद रखो कि फ्लैट और लो इंक्लाइंड एक्रोमियम हमारे पास होगा तो उस केस में हमारे पास चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। बोन में कोई स्पर्स बन रहे हैं, जैसे ऑस्टियोफाइट्स की बात की ना मैंने, वैसे ही स्पर्स बन जाते हैं। तो अगर स्पर्स बन रहे हैं ड्यू टू ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोफाइट्स बन रहे हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा, स्पेसिफिकली एक्रोमियोक्लैविकुलर जॉइंट में अगर बन रहे हैं तो हमारे पास एनाटॉमिकल रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है, सॉरी। फिर हमारे पास आ जाती है हाई राइडिंग ह्यूमरल हेड, ठीक है। अगर तो हमारे पास ह्यूमरस का हेड सुपीरियरली पोजीशन है एज कम्पेयर टू, जैसे हमें पता है हमने पहले भी बात की थी कि हमारे पास सुपीरियरली पोजीशन नहीं होता नॉर्मल पेशेंट्स में, तो अगर नॉर्मली किसी पेशेंट्स में एनाटॉमिकल वेरिएशन की वजह से वो सुपीरियरली ऊपर की तरफ पोजीशन है
तो दैट मीन्स कि हमारे पास उस केस में भी रिस्क फैक्टर ज़्यादा हो जाता है। इसके बाद सिर्फ एक्रोमियल स्पेस जो होती है हमारे पास वो नैरो हो जाए तो उस केस में भी ज़्यादा होता है, ठीक है। मेजरली ये रिस्क फैक्टर्स होते हैं। फिर हमारे पास बायोकेमिकल थ्योरीज दो डिस्कस की जाती हैं, एक है इम्पिंजमेंट थ्योरी, एक है ओवर स्ट्रेचिंग थ्योरी, ठीक है। इम्पिंजमेंट थ्योरी, अब ये थ्योरीज ना आपने मेजरली याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। दो थ्योरीज हम डिस्कस करते हैं। ओके, नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं और हम देखते हैं मेजरली दो थ्योरीज को हम डिस्कस करते हैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो मेजर दो थ्योरीज है ना वो ये है कि एक तो इम्पिंजमेंट थ्योरी है, ठीक है, जो आपको बताई जाएगी, और दूसरी हमारे पास जैसे मैंने कहा इन्फ्लेमेशन की थ्योरी है या ओवर स्ट्रेचिंग की थ्योरी है। इम्पिंजमेंट की थ्योरी ये कहती है कि नैरो होती है स्पेस जब अंडर एक्रोमियम तो रोटेटर का इम्पिंज होता है या पिंच्ड हो जाता है, जैसे मैंने कहा ना कि प्रेस हो जाता है, फिर उसमें फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है और फिर उसके एट द एंड वेयर टेयर होता है। ये कहती है इम्पिंजमेंट की थ्योरी। ओवर स्ट्रेचिंग की थ्योरी ये है कि रिपीटेटिव ओवर स्ट्रेचिंग हो जाए और सुप्रास्पाइनेटस का टेंडन इन्फ्लेम्ड हो जाए, फिर एट द एंड क्या होता है, रोटेटर का वीक हो जाता है, फिर वो स्टेबलाइज नहीं कर रहा होता ह्यूमरस के हेड को, एट द एंड डेल्टॉइड पुल करता है ह्यूमरस को अपवर्ड डायरेक्शन में, एंड एट द एंड रिजल्ट होता है इम्पिंजमेंट अकर्स और ये इम्पिंजमेंट सिंड्रोम प्रेजेंट हो जाता है। मेनली आपने याद रखनी है दोनों थ्योरीज ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दोनों ही कॉजेज हैं। इम्पिंजमेंट इटसेल्फ कैसे कॉज है कि स्पेस नैरो हो गई, रोटेटर का इम्पिंज हो गया, पिंच्ड हो गया, फ्रिक्शन हुई, वियर टेयर होगा। ओवर स्ट्रेचिंग में सिंपल सी बात है, जब स्ट्रेच ज़्यादा हो गया, सुप्रास्पाइनेटस का टेंडन इन्फ्लेम्ड हुआ, अब वो इस इन्फ्लेमेशन की वजह से विद द टाइम हमारे रोटेटर का वीक हो जाएंगे, क्योंकि सुप्रास्पाइनेटस एक बहुत मेजर मसल है, अगर वो वीक होगा रोटेटर कफ में तो वीक हो जाएंगे, रोटेटर कफ स्टेबलाइज नहीं कर सकेगा ह्यूमरस के हेड को, किस में, ग्लिनॉइड कैविटी में। तो हमारे पास एट द एंड डेल्टॉइड जो होगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुल करना शुरू कर देगा उसको, ह्यूमरस को। डेल्टॉइड का काम यही है ना, डेल्टॉइड अपवर्ड डायरेक्शन में अब उसको पुल करेगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास मेजरली ह्यूमरस का हेड स्टेबलाइज नहीं रह रहा, तो डेल्टॉइड अपवर्ड मूवमेंट करता है, किसकी, ह्यूमरस की, और एट द एंड इम्पिंजमेंट कॉज हो जाती है, ठीक है, सिंपल इज दैट। अगर किसी को चाहिए तो मैं आपको कोशिश करूँगी नोट्स शेयर कर दूँ, ठीक है। सो अगर तो हमारे पास ये मेजर चीज़ है, ठीक है, तो हमारे पास दो थ्योरीज हमने क्या कहा, अल्टरनेटिव थ्योरी ये थी कि हमारे पास पहले हमने कहा वेयर टेयर हुआ, दूसरी थ्योरी में हमने कहा कि हमारे पास क्या हो गया, सिंपल इज दैट कि हमारे पास इम्पिंजमेंट हो गई विद द ओवर स्ट्रेचिंग, ठीक है। मैं कोशिश करूँगी लेक्चर वाइज, चैप्टर वाइज लेक्चर्स बनाऊँ ताकि आपको पास नोट्स दे सकूँ, ठीक है। सो अब ये कॉमन किन में, स्विमर्स में जैसे कहा कॉमन है, उसमें मेजर कॉज ये होती है कि जब रिकवरी फेज होता है ना, ठीक है, जैसे हमने पहले भी बात की, आर्म एलिवेट होगा या मीडियल रोटेशन होगी तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कॉज होती है। फिर सेरेटस इंटीरियर जो होता है ना वो रोटेट करता है स्कैपुला को प्रॉपरली फॉर स्मूथ एब्डक्शन, ठीक है। अगर तो सेरेटस इंटीरियर, ठीक है, सेरेटस इंटीरियर क्या करता है, स्कैपुला को प्रॉपरली क्या करता है, रोटेट करने में हेल्प आउट कर रहा है ताकि वो एब्डक्शन के दौरान प्रॉपरली जिस डायरेक्शन में उसने जाना है वो उस डायरेक्शन में जाए, ठीक है। जैसे आपको पता है एबडक्शन करेंगे तो स्कैपुला साथ साथ क्या करेगा, क्या करेगा, सुपियर साइड पे, या आप कहते हो कि मेजरली लेटरल साइड पे मूव करेगा, लेटरो सुपियरली मूव करता है। तो हमारे पास अगर सेरेटस एंटीरियर फटीग में चला जाता है तो पुअर स्कैपुलर रोटेशन होती है, ठीक है। अब स्कैपुला की रोटेशन अगर पुअर हो जाएगी, प्रॉपरली स्कैपुला रोटेट नहीं करेगी तो इम्पिंजमेंट डेवलप होती है, ठीक है। दैट्स वाई स्विमर्स में कॉमन होती है और ये बहुत मेजर कॉज है स्विमर्स में डेवलप होने की, सेरेटस इंटीरियर इटसेल्फ, कि सेरेटस इंटीरियर फटीग में होता है जिसकी वजह से स्कैपुला की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर जाती है, ठीक है। अब टेक्निक इशू भी हो सकता है दैट इंक्रीजेस द रिस्क, फॉर एग्जांपल एक प्रॉपरली आप नहीं कर सकते हो स्विमिंग, ठीक है, या बहुत ज़्यादा मीडियल रोटेशन कर रहे हो या बहुत ज़्यादा लेटरल रोटेशन परफॉर्म हो रही है, ठीक है, जैसे एक प्रॉपरली स्विमिंग की टेक्निक है उस तरह से नहीं हो रही, सिंपल इज दैट, तो वो कॉज कर सकती है। मीडियल और लेटरल रोटेशन दोनों ही अगर ज़्यादा हो रही है या अपने प्रॉपर जिस टाइम पे करनी है उसने उस टाइम पे नहीं हो रही, तो दैट इज ऑल्सो कॉजेज द स्विमर इन स्विमर्स क्या, बेसिकली इम्पिंजमेंट सिंड्रोम। सो ब्रीदिंग भी हो सकती है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ब्रीदिंग भी एक कॉज हो सकती है एक साइड के लिए, ठीक है, ब्रीदिंग ओनली ऑन वन साइड अगर पेशेंट लेता है तो सिंपल इस कार्ड के उस केस में भी होता है, लेकिन वो सारी टेक्निक इश्यूज है, ठीक है। मेजरली आपके पास जो कॉज थी ना वो हमने बात की
कि हमारे पास जब हमारे पास क्या हो रहा था, सेरेटस एंड टियर फटीग में जा रहा था, ठीक है। सो मेजरली जब सेरेटस एंड टियर फटीग में जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, देखो इसमें ना, इस पैराग्राफ में उन्होंने काफ़ी आपको इस पैराग्राफ में उन्होंने काफ़ी आपको डिटेल में बताया है कि हमारे पास क्यों होता है, मेजरली सीरेटस एंटीरियर की वजह से होता है, ठीक है। सीरेटस एंटीरियर से आप लोग रोटेट करता है ताकि हमारे पास सिंपल इज दैट कि सुप्रास्पाइनेटस इंफ्रास्पाइनेटस डेल्टॉइड वगैरह फ्रीली अब्डक्ट कर सकें ह्यूमरस को, और अगर वो नहीं करेंगे तो दैट मीन्स कि जाहिर सी बात है प्रॉपरली स्कैपुला मूव ही नहीं कर रहा, स्कैपुला मूव नहीं कर रहा तो एट द एंड रिजल्ट में क्या आएगा, इम्पिंजमेंट आएगा, ठीक है, सिंपल इज दैट। So if you have any query, you can ask. And this is all for today. And thanks for watching. If you have any query, bye bye.